very warm welcome to Zunaira Azhar Official. मैंने vlogs restart किए just a day back as a continuation of what has been happening before elections. मैंने उसका नाम रखा Election Diaries. और ये नाम मैंने इसलिए रखा था because ये elections ना सिर्फ ये कि एक बहुत abnormal circumstances में होने जा रहे थे पाकिस्तान में, उसका एक अपना कॉन्टेक्स्ट था. कंट्रोवर्शियल इलेक्शन खुद कैसे हो गया, उसका एक अपना कॉन्टेक्स्ट था. और फिर अभी तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पा रही, वो भी एक कॉन्टेक्स्ट था. विद एवरी पासिंग डे जितना चैलेंज किया जा रहा है इन इलेक्शंस को मुख्तलिफ सोर्सेज की तरफ से, और वो ऐसी सोर्सेज हैं, वो ऐसी पार्टीज़ हैं जिनका आपस में एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, बट सम हाउ दे थिंक कि मैंडेट इस दफ़ा चुराया गया है, किसी एक पार्टी का नहीं, बहुत सारी पार्टीज़ का. गो कि इसमें लीड पीटीआई ले रही है, लेकिन JUIF की भी आपने आवाज़ सुनी, मुस्लिम लीग फंक्शनल को लें तो उनकी भी आपने आवाज़ सुनी. शाहिद खाकान अब्बासी ने आज कहा कि ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें फॉर्म 47 जीत गया और फॉर्म 45 हार गया. और उसके बाद आज की जो एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है वो है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन में धांधली का एतराफ़ करते हुए रिज़ाइन कर दिया. थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता दूं. उन्होंने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे ऐलान किया कि वो समझते हैं कि 8 फरवरी की शब रावलपिंडी से 13 लोगों को हमने जितवाया और हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील किया. मैंने रावलपिंडी डिवीज़न में नाइंसाफ़ी की है. प्रेशर की वजह से आज सुबह फजर की नमाज के बाद ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, फिर सोचा हराम की मौत क्यों मरूं, क्यों ना सब कुछ आवाम के सामने रखूं. उनका ये भी कहना था कि मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए. मैं इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं और अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं. उनको अरेस्ट कर लिया गया है अभी तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक, और बड़ी डिटेल में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उनका ये भी कहना था कि 13 कौमी असम्बली की सीट्स पर हमने हारे हुए लोगों को जितवाया रावलपिंडी डिवीज़न में. कमिश्नर साहब ने ये भी कहा कि हमने रावलपिंडी डिवीज़न की तकरीबन 13 कौमी असम्बली की सीटों पर हारे हुए लोगों को जितवाया है. और उनका कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस दोनों का नाम लिया उन्होंने कि ये दोनों इस धांधली के जुर्म में शरीक हैं. 70,000 की लीड लेने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जाली मोहरें लगाकर हराया गया. मामले की सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, मुझे फांसी दी जाए, पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता. दीज आर ग्रेव एलिगेशंस, ग्रेव एलिगेशंस. मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको, बट कमिंग फ्रॉम अ ब्यूरोक्रेट कमिश्नर जिसके अंडर सारे इलेक्शंस हुए हैं, उनका डायरेक्टली चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेना, खुद एक्सेप्ट करना कि वो इसका हिस्सा रहे हैं, ये एलिगेशंस बहुत बड़ी हैं. ये एक अलहदा बात है कि मालूम नहीं अब इनके साथ क्या होगा, बिकॉज ऑलरेडी इनके ऊपर एक फुल ब्लोन कैंपेन चल पड़ी है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये किसी पार्टी के साथ मिले हुए हैं, इन्होंने अभी 3 दिन पहले US का वीज़ा भी लिया है, ब्ला ब्ला ब्ला. द थिंग इज़ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद मंजर आम पे आ गए चीफ जस्टिस, और वो चीफ जस्टिस जो इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं होते, वो बड़ी जल्दी सहाफ़ियों तक भी पहुंच गए. सहाफ़ियों तक पहुंच के उन्होंने जो उनसे गुफ्तगू की वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. एंड यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि क्या इसको अपना माइंड एक्सपोज करना नहीं कहते, जो कि एक जज के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि वो केस सुनने से पहले, किसी डिस्प्यूट में बैठने से पहले, उसको हल करने के लिए जब वो बैठते हैं उससे पहले ऐसी बात ना करें, ऐसी पब्लिक अपीयरेंस ना दें जो कॉम्प्रोमाइज़ करें उनके डिसीजंस को, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आए. बट देन दिस चीफ जस्टिस हैज़ अ हिस्ट्री. पार्लियामेंट में जाके बैठ जाना, जड़ावाला का वाक़या हो, मौके पे पहुंच जाना, मीडिया सैवी हैं काफ़ी ये. तो उन्होंने क्या कहा मैं वो बता देती हूँ आपको. उनका ये कहना था कि इल्ज़ामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, सबूत भी दें. उन्होंने ये भी कहा कि कल को आप मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, सबूत भी तो पेश करें, इनमें ज़रा सी भी सदाकत हो तो सबूत लेकर आएँ. सहाफ़ी ने कहा कि लोग आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई नई बात करें, इलेक्शन से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, इलेक्शन कराने में मेरा एक किरदार था, मगर इलेक्शन का हुक्म मैंने नहीं दिया था. इसके अलावा उन्होंने कहा कि
सबूत अगर कोई सामने आता है तो ये भी देख लिया जाएगा कि सबूत किस किस्म का है। हमने तो आईनी इदारों के दरमियान तस्फिया कराया था और 12 दिन में तारीख आ गई थी। समझ नहीं आया कमिश्नर रावलपिंडी ने मुझ पे इल्ज़ाम क्यों लगाया। अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो लेके आए। एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना हो, मगर हमने उसको नाकाम बना दिया। अब ये सारी बातें पाकिस्तान में जब कोई विसल ब्लोअर यानी कोई पहली दफ़ा आवाज़ बुलंद करता है ऐसी पोजीशन में होते हुए जिसमें वो स्टेट मशीनरी का हिस्सा होता है, चीज़ें देखता है, एंड फाइनली ही और शी डिसाइड्स कि मुझे इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि वो पर्टिकुलर शख्स समझता है कि ये ज़्यादती हो रही है या गलत काम हो रहा है, उसको विसल ब्लोअर कहते हैं। अब एक विसल ब्लोअर सामने आया है जिसकी अभी बात सुनना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, सारे स्टेट ऑर्गन्स को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन 2 इंस्टीट्यूशंस, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड नंबर 2 अदलिया, पाकिस्तान की अदलिया, द जुडिशरी। अब जब वो पहले ही कह रहे हैं कि सबूत दिखाएं, अगर आपके पास जो सबूत है वो आ गया तो हम देख लेंगे वो सबूत किस किस्म का है। दिस श्योरली मीन्स कि पाकिस्तान में सबूत अगर सूट करता होगा तो उसे सबूत मान लिया जाएगा, अगर वो सबूत सूट नहीं करता होगा तो फिर उसको सबूत नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर आप किसी को कहें कि मुझे सर्दी लग रही है तो वो कहता है साबित करें कि आपको सर्दी लग रही है। आप उसे कहेंगे भाई हवा चल रही है, हवा बहुत ठंडी है, फरवरी का महीना है, यू कैन टेल कि सर्दी है तो मुझे लग रही है, तो कहेगा अच्छा साबित करें कि इतनी सर्दी है कि आपको लग रही है। इस किस्म के अहमकाना आर्ग्यूमेंट्स हमारे स्टेट लेवल पे होते हैं। हवा चल रही है, साबित करें कि हवा चल रही है। ये मैंने वाक़यतन कहीं गुफ्तगू विटनेस की है इसलिए मैं ये कोट कर रही हूँ। धांधली हुई है, साबित करें धांधली हुई है। जब वो साबित करने की कोशिश करते हैं तो लोगों को पकड़ लिया जाता है। आज सलमान अकबर राजा को पकड़ लिया गया। सो मेरा ख्याल है कि अगर सैनिटी प्रिवेल होती है तो इस केस में से कुछ ना कुछ निकल आएगा। और क्या निकलेगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। एक तो सरासर रद्द कर दिया जाएगा कि कोई धांधली कहीं हुई है। नंबर 2, कुछ जगहों पे धांधली मानी जाएगी और वहाँ शायद कह दिया जाए कि दोबारा इलेक्शन करा दें। नंबर 3, ऑल टुगेदर अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक नया इलेक्शन हो जाए, फ्रेश इलेक्शन हो जाए, तो ये उसकी भूल है, ऐसा होने वाला नहीं है। एक एक्सरसाइज होगी, उसी तरह की एक्सरसाइज जो हमने लाइव कवरेज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस की सुनी इलेक्शन से पहले, पीटीआई के इंतखाबी निशान के हवाले से हमने एक मैराथन ट्रांसमिशन देखी लाइव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उस तरह की एक एक्सरसाइज होगी, नतीजा वही होगा जो आज है। यही लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, यही सब चलेगा, यही निज़ाम चलेगा, यही इलेक्शन क्रेडिबल समझा जाएगा और इसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाएगा वो ख़ुद क्वेश्चनेबल होगा। तो ये सूरत हाल है जहाँ तक इस खबर का ताल्लुक़ है। लेकिन इस खबर और इससे पहले जुड़े पिछले 2 साल के 3 साल के जो हालात हैं पाकिस्तान के, उसकी बेस पे पाकिस्तान को इंटरनेशनली कैसे देखा जा रहा है, कुछ उस पर बात कर लेते हैं। आई एम रेफरिंग टू दिस रिपोर्ट बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। उसमें उन्होंने डाउनग्रेड किया है पाकिस्तान को, फर्दर डाउनग्रेड किया है, and now Pakistan is classified as authoritarian regime. Pakistan's score on democracy index fell by 0.88 to 3.25, resulting in fall of 11 places in global ranking table. Pakistan has been downgraded to the authoritarian regime in the Economist Intelligence Unit's Democracy Index 2023 report, registering the greatest deterioration of any country in the region classified as Australia and Asia. इस इंडेक्स की अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में थोड़ी सी तफसील बता दूं तो ये तो एक बात तय हो गई कि उन्होंने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है और उन्होंने उनको अब अथॉरिटेरियन रजीम की कैटेगरी में डाल दिया है। पहले हमारी क्या सूरत हाल थी, थोड़ी सी उस पर बात कर लें। ये एक बड़ा मारूफ बैनुल अक़वामी जरीदा है इकोनॉमिस्ट, और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो राइज तरीक़ा हुक्मरानी है वो आमराना है। उन्होंने साथ साथ ये भी लिखा है कि इस रैंकिंग में जो तनज़्ज़ुली देखने में आई है उसमें US,
इंडिया, ब्राज़ील और इंडिया जैसे मुल्क फ्लॉड जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, यानी जो बड़ी प्रॉपर डेमोक्रेसी समझी जाती थी जिन कंट्रीज़ में, वहाँ पे भी वो फ्लॉड डेमोक्रेसी की तरफ डिटीरियोरेट कर रहे हैं। और उसमें यूएस भी आता है, ब्राज़ील भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है, जबकि नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड ये मुकम्मल जमहूरी ममालिक की फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ हाउ थिंग्स ट्रांसपायर। यूएस ने जो रोल प्ले किया है, बहुत रीसेंट अगर एग्जांपल मैं दूँ, गाज़ा वॉर में जिस तरह खुल के इज़राइल का साथ दिया है, और गाज़ा में जो मैसेकर हो रहा है, जो मुसलमानों की जेनोसाइड हो रही है, उसके बाद जो उन्होंने उससे पहले यूक्रेन पे एक महाज खोला हुआ था, उससे पहले 20 साल एक जंग लड़ते रहे। तो ये जो कांस्टेंट एक कंटेनमेंट की पॉलिसी है यूएस की, दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेड करना, उन मुल्कों को तबाह करना और अपनी नेशनल सिक्योरिटी का उसको हिस्सा करार देना और उस पर इंसिस्ट करना कि वी आर राइट, उसके असरात आए हैं इस रैंकिंग में भी कि जो एक बेस्ट डेमोक्रेसी होती थी वो भी फ्लॉड डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है। और इस पर किसी और वक्त मैं बहुत डिटेल में बात करूँगी कि यूएस का जो रोल है इस वक्त टूवर्ड्स गाज़ा, उसकी वजह से ख़ुद जो होम ग्रोन सेंटिमेंट्स हैं वो क्या हैं यूएस में, आने वाले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इलेक्शंस में कैसे एक झटका लगने वाला है, किस तरह कोशिश की जा रही है जितनी भी हो सकती है ट्रंप को इलेक्शंस से दूर रखने की, ये एक पूरा अलग फिनोमेना है। इसी तरह यूक्रेन वॉर को जिस तरीके से इनिशिएट किया गया और वहाँ पर जो हालात हैं इस वक्त, उसका भी मुकम्मल ज़िम्मेदार अमेरिका को करार दिया जा रहा है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री कभी भी वॉर मॉन्गरिंग नहीं करता, लेकिन यहाँ तो हम मुस्तकिल इन्वेजन्स देख रहे हैं। इसके अलावा रशिया के जो एक ऑपोजिशन लीडर थे नवाल्नी, वो जेल में थे बहुत अरसे से, और यूएस ने जब किसी मुल्क को टारगेट करना होता है तो वो वहाँ की ऑपोजिशन जमातें या वहाँ की ऐसी जमातें जो यूएस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ इंक्लाइंड होती हैं और उनसे अपना ताल्लुक भी रखती हैं, वो उनको बहुत सपोर्ट करता है। तो नवाल्नी के बारे में पहले ये कहा गया कि उनको जहर देने की कोशिश की गई है, ताहम वो जेल में थे और जेल में उनकी डेथ हो गई। और अभी अगर आप इस वक्त वेस्टर्न मीडिया पे देखें तो एक पूरी कैंपेन चल रही है जिसमें पुतिन को प्रेजेंट किया जा रहा है एज समवन जो अपने ओपोनेंट्स को मर्डर भी कर देता है। नाउ होल्ड ऑन हियर, इसको इक्वेट करें आप जमाल खशोगी जो कि एक बेसिकली जर्नलिस्ट थे और अमेरिकन सिटीज़न थे, उनके मर्डर से। देयर वाज अ टाइम जब यूएस ने बहुत शोर मचाया था उनके मर्डर पे कि मोहम्मद बिन सलमान उनके मर्डर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और वो यूएस सिटीज़न थे और दिस इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स और इस पर हम बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं दिखाएंगे। और उसके तकरीबन 6 से 7 माह के बाद जब क्राइसिस क्रिएट हुए, ऑयल प्राइसेस नीचे जाना शुरू हो गई यूक्रेन वॉर की वजह से, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खुद चल के गए मोहम्मद बिन सलमान के पास। वही मोहम्मद बिन सलमान जिनको G20 समिट में किसी यूरोपियन लीडर ने हाथ नहीं मिलाया था और वो बहुत एम्बैरसिंग वे में एक साइड में खड़े हुए थे, यही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास गई, उनके साथ ऑयल की प्राइसेस बढ़ाने पे जो नेगोशिएशन करना चाहते थे वो किए, उनको जो सपोर्ट देना चाहते थे वो दी, और भूल गए कि अभी तो आप कह रहे थे इट इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, अ जर्नलिस्ट हैज़ बीन मर्डर्ड बाय मोहम्मद बिन सलमान, डायरेक्ट इल्ज़ाम था। लेकिन जहाँ अपने ऑयल के इंटरेस्ट आते हैं, जहाँ अपने नेशनल सिक्योरिटी के और इजराइल बेस्ड इंटरेस्ट आते हैं, वहाँ सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये सारी एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दी है कि ये जो बिहेवियर्स होते हैं ऑफ द स्टेट, ये डिटर्मिन करते हैं कि आप डेमोक्रेसी के किस लेवल पे खड़े हैं। सो पाकिस्तान कमिंग डाउन टू एन अथॉरिटेरियन रिजीम, इट्स अ रियली शेमफुल थिंग दैट इज़ हैपनिंग, बट इट इज़ हैपनिंग। और इससे सिर्फ ये सीखने को मिलता है कि हम अगर समझते हैं कि एक ग्लोबल ऑर्डर में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। ये अलहदा बात है कि बाकी ममालिक भी अपनी अपनी जगह बहुत सारी वायलेशंस करते हैं। जिस तरह इंडिया में कहा जा रहा है कि इलेक्शंस से पहले ऑपोजिशन अरकान के ट्विटर अकाउंट्स या एक्स अकाउंट्स जो हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है और साइलेंटली उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो इस तरह छोटी मोटी चीज़ें हर मुल्क से रिपोर्ट होती रहती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से पाकिस्तान से जो ऑप्टिक्स बाहर जा रही हैं, डिटेल्स तो सिर्फ हम जानते हैं कि वाई दोज थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये उसका रिजल्ट है कि हम अथॉरिटेरियन रिजीम्स में शामिल हो गए हैं। और वहाँ कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है कि जो तनज़ुली है या जो स्कोर है
उसमें डाउन ग्रेड होने के बाद पहले हम हाइब्रिड की फहरिस्त में आए कि एक हाइब्रिड रजीम है, और अब उसमें से निकल कर हम डायरेक्टली अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ की लिस्ट में चले गए हैं। एट द सेम टाइम अफ़गानिस्तान की तरफ से ऑल इज़ नॉट गुड, क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शंस और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रोज़ इतनी डेवलपमेंट्स हैं कि टाइम नहीं मिल रहा इंटरनेशनली चीज़ों को कवर करने का। तो इसलिए मैं उस बारे में बात नहीं करना चाह रही, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उस पर एक अलहदा सीरीज़ भी करूँगी कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ किस तरह ट्रीट कर रहा है पाकिस्तान को व्हेन इट कम्स टू TTP, व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड रूट्स, व्हेन इट कम्स टू द पोस्चरिंग जो कि एक मुल्क को अपने हमसाए मुल्क के साथ करनी होती है, सॉलिडारिटी की। ईरान क्यों एकदम से पाकिस्तान के साथ हॉस्टाइल हुआ, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी रेलिवेंट। इस वक्त चीज़ें बहुत तेज़ी से जियो पॉलिटिक्स में भी चेंज हो रही हैं और पाकिस्तान में भी इंटरनली चेंज हो रही हैं। लेटेस्ट ये है कि अफ़गानिस्तान के जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, शेर मोहम्मद अब्बास अस्तकज़ई, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को कभी तस्लीम नहीं करेगा, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन ड्यूरेंट लाइन से आगे तक जाती है। अफ़गानिस्तान आने के लिए अफ़गान अवाम को वीज़े और पासपोर्ट का असूल हमें कबूल नहीं है, हमने ड्यूरेंट लाइन को कभी तस्लीम नहीं किया और ना करेंगे। नाउ दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ तालिबान लीडर। तालिबान वो हैं जिनको हमारी स्टेट समझती थी, ये हमारे दोस्त हैं, हमने उन्हें सपोर्ट भी बहुत किया, और सिर्फ स्टेट क्या तकरीबन हमारे पॉलिटिशियंस भी बहुत ज़्यादा खुश थे। PTI की उस वक्त गवर्नमेंट थी, बहुत खुश थे जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी। और उस वक्त भी जो लोग समझते हैं इफ़ यू आर वंस अ टेररिस्ट यू आर ऑलवेज अ टेररिस्ट, इफ़ यू आर वंस अ डिक्टेटर यू आर ऑलवेज अ डिक्टेटर, माइंड सेट ओवरनाइट चेंज नहीं होता। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगी कि वो रिलीजियस जमातें जिनका मिलिटेंसी के साथ ताल्लुक़ रह चुका हुआ है कभी ना कभी पाकिस्तान में, वो डाउनग्रेड हुई हैं। लोग उनको शायद 2-4 सीटें तो दे देते हैं, लेकिन लोग उनके ऊपर दोबारा एतबार करने को तैयार नहीं हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव अ बैकग्राउंड ऑफ मिलिटेंसी, कि जैसे ही उन्हें पावर मिलती है, इस तरह ज़िया के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में जमात इस्लामी का जो रोल था, यूनिवर्सिटीज़ में जो इनका कहर होता था, और तूरखम बॉर्डर तक जो वॉल चॉकिंग हुई होती थी, उसके बाद से जो अपनी स्पेस लूज़ की है पॉलिटिकल जमात इस्लामी ने, वो आज तक गेन नहीं कर सकी। यही वजह है कि जब मिलिटेंसी और रिलीजियस माइंडसेट इकट्ठा होता है तो दैट इज़ अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन। तालिबान उसकी लेटेस्ट एग्जाम्पल है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब भी तालिबान के बारे में डिस्कशंस होती हैं एंड सम पीपल थिंक कि वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, तो वो ऐसा क्यों समझते हैं? बिकॉज मिलिटेंसी में बिलीव करने वाले लोग कभी भी जो मॉडर्न बिहेवियर्स हैं ऑफ पीस एंड हार्मनी, उनमें बिलीव नहीं करते। This coming from Taliban is actually a message for those people. अफ़गानिस्तान का हमेशा से ये स्टांस रहा है कि अटक तक का इलाका ड्यूरेंट लाइन से आगे तक का वो उसको क्लेम करते हैं। अब इसको आप इक्वेट करें विद द क्लेम्स ऑफ TTP। TTP के आइडियोलॉजी में ये शामिल है कि जो पाकिस्तान आर्मी है, क्योंकि वो एक पाकिस्तान आर्मी है, उसके ऊपर वो अटैक करते थे और उसके साथ रीज़न ये देते थे क्योंकि ये अमरीकी फ़ौजियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए कोई भाई नहीं है, हम इनको समझते हैं, हम इनको अपना दुश्मन समझते हैं, जिस तरह हम अमेरिकन आर्मी को अपना दुश्मन समझते हैं। सो ना तो वो पाकिस्तानी स्टेट को मानते हैं, ना वो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को मानते हैं, ना वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। अगर वो आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को भी नहीं मानते और कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते और आपके इदारों का भी लिहाज नहीं करते, तो फिर आपको समझना चाहिए कि आपके सामने एक और हॉस्टाइल बॉर्डर तैयार खड़ा है। दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट एज वेल, और हमारी इंटरनल पोलराइजेशन जितनी जल्दी सेटल हो, होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, उतना बेहतर है। गो के एक बड़ा सेरेमोनियल सा बयान तो चला गया है दफ्तर खारजा की तरफ से कि पाक अफगान सरहद की कानूनी हैसियत पर मन घड़त दावे हकायक तब्दील नहीं कर सकते, बट दिस इज़ अ सीरियस थ्रेट विच इज़ इवॉल्विंग। TTP जो हमले करती है पाकिस्तान में, वो कंप्लीट एंडोर्समेंट के साथ करती है फ्रॉम तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, जो कि इस वक्त हुकूमत में है। और अगर कोई ये समझता है कि TTP का तालिबान हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ऑन देयर ओन ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये उसकी मिसाल है कि अफ़गानियों का, तालिबान हो या जो भी हो, उनका माइंडसेट ये है दैट दे वांट टू रिक्लेम पाकिस्तान, और वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। इस सारी मेस में ये बातें इररेलेवेंट हो गई हैं कि इस वक्त
کون کیا کہہ رہا ہے، گو کہ خبریں میرے سامنے ہیں اس لیے میں پڑھ دیتی ہوں. پیپلز پارٹی نے وفاق میں مسلم لیگ نون کی حمایت کے لیے پنجاب سیٹ اپ میں حصہ مانگ لیا ہے، اگینسٹ اپنے حصے مانگ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیٹ ایک ایسا سیٹ اپ بنانے کی کوشش ہے جو لانگ ٹرم چل سکے، جس میں ایک دوسرے سے جتنا سکویز کر سکتے ہوں وہ سکویز کر لیں. اس کے علاوہ جو نون لیگ کے رہنمائے سعد رفیق، وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے حکومت بنانے کی کوشش کر لے. رانا ثناء اللہ بھی رات یہی کہہ رہے تھے کہ اگر بنا سکتے ہیں تو بنا کے دکھائیں. اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف وفاق اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھے گی. یہ ساری ڈیولپمنٹس میں کل بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ ساری ایک ہی اینڈ کی طرف جا رہی ہیں کہ ایک ہائیبرڈ رجیم بننے جا رہی ہے دوبارہ سے، اور اس میں پی ڈی ایم گورنمنٹ کا ایک اور ماڈل آپ دیکھیں گے. صرف فرق یہ ہے کہ پارلیمان میں پی ٹی آئی آپ کو نظر آئے گی. ناؤ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو پی ٹی آئی کہ وہ اپنا پارلیمنٹری رول کیسے پلے کرتے ہیں. اٹ از آلسو اپ ٹو دا فیکٹ کہ ان کو وہ رول کتنا پلے کیا جاتا ہے. بٹ سو فار تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹورڈز اے اسٹیبل پاکستان. یہ بڑا ورثم ہے، ڈیولپنگ سچویشن ہے. So these election diaries will continue as and when happenings are happening. I'll keep talking to you. Thank you.